ये एहसास होने के बाद जिंदगी भर मैं खुद को माफ न कर सकती। दूसरी सुबह सूरज निकला ही था कि जहाजों से किश्तियां चल पड़ी। हम सब जाग रहे थे। मैंने हकीम हाकू को करीब बुलाया। फोमा से मैं रुखसत होकर आया था। फोमा को इस बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई थी। तब हकीम हाकू से मैंने कहा, हकीम हाकू मैं तुम्हें सिर्फ चंद चीजें बताऊंगा, बाद में हालात तुम खुद देख लेना। दरअसल मैं ऐसे हालात पैदा करना नहीं चाहता कि तुम सब तजस्सुस में रहो। अलबत्ता मैंने जो तफसील तुम्हें नहीं बताई है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि हालात के बारे में मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन सा रुख इख्तियार करेंगे। बहर सूरत में खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहा हूं। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी तेरे मंसूबे में शरीक होंगे। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और इस दौरान सकाई के बाशिंदों को जंग के लिए तैयार करना तुम्हारा काम होगा। इन्हें जंग के लिए मुकम्मल तौर से तैयार कर लो और इसके बाद ये जो जहाज खड़े हुए हैं, मेरी मुराद है इन जहाज़ों से है जो हमारी मलकियत है, इन्हें पूरी तरह लैस कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन 1 या 1.5 दिन में इन्हें खुद मैं उलझाए रखूं और फिर जब मैं वापस आ जाऊं तो मुझे तैयारियां मुकम्मल मिलनी चाहिए। बाद के हालात जो कुछ भी होंगे इसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इसके लिए पहले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहर सूरत मेरा ख्याल है कि तुम मुतमईन हो गए होगे। ओह सबूता, तेरे जहन में कोई असीम मंसूबा काम कर रहा है जिसे मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे अजीज दोस्त अगर सूरत हाल तेरे काबू में ना आ सकी तो? हकीम हाकू तुम देख चुके हो जिस सूरत हाल पर मैं अमल करने का तहैया कर लेता हूं वो हर हाल में मेरे काबू में होती है। इस वक्त भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ कह रहा हूं वही होगा। इससे एक भी चीज मुख्तलिफ ना होगी। तेरा लहजे की सदाकत इस बात का यकीन दिला रही है सबूता कि तू जो कुछ कह रहा है वही करेगा। हकीम हाकू ने कहा। हाँ हकीम हाकू, मैं लोगों को इबरतनाक शिकस्त देना चाहता हूं। ये जहाज हमारे कब्जे में होंगे और इसके बाद तुम देखोगे हकीम हाकू, सरदार दारिका और इसके तमाम पेशरू, इसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। मैं अपने मंसूबे पर अमल करने का पूरा इरादा रखता हूं। तुम दारिका के आने पर मुझे लेकर चलो और इसके सामने बेच कर दो। इनकी किश्तियां जहाजों से चल पड़ी हैं। हकीम हाकू ने कहा। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद साहिल पर पहुंच आएंगे, तब तुम मुझे इसके सामने पेश कर सकते हो। ठीक है। हकीम हाकू ने गर्दन हिलाई। इसकी आंखों में इस तरह के आसार थे, लेकिन मैंने अब इसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दी थी। मैं अपना काम बहर सूरत अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहता था और प्रोफेसर जज्बात को इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए। कम अज कम मेरा तो यही ख्याल था। बहर सूरत किश्तियां साहिल पर पहुंच गईं। सरदार दारिका और दूसरे अफराद जिनकी तादाद किसी तौर 50-55 से कम न थी, मुसल्ला साहिल पर आए और फिर सरदार दारिका इन्हीं 3 आदमियों के साथ आगे बढ़ा जिनके साथ पिछली शाम उसने हम लोगों से गुफ्तगू की थी। हकीम हाकू दारिका की पेशवाई के लिए मौजूद था। नौजवानों को रोकने के लिए बाकायदा इंतजाम किया गया था। ये सब कुछ हकीम हाकू की कार्रवाई थी। न जाने इस बेचारे ने किन किन मुश्किलात से ये सब कुछ किया था और इस वक्त साहिल पर हम चंद अफराद के सिवा और कोई ना था। नौजवान पुरजोश होते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, इसलिए इन्हें साहिल से दूर ही रखा गया था। तब दारिका सीना ताने आगे बढ़ा और हकीम हाकू के मुकाबिल पहुंच गया। सिकाई के मुदब्बिर, मुझे यकीन है कि तुमने तदब्बुर से काम लिया होगा और कोई बेहतर बात सोची होगी। वो बुलंद आवाज में बोला। हाँ, मैंने जो कुछ सोचना था सोच चुका हूं। हकीम हाकू ने जवाब दिया। हाँ, तो मैं इसके सुनने का मुंतजिर हूं कि क्या जवाब है तेरा जो मैं शबाला को दूं। शबाला? हकीम हाकू ने भारी आवाज में कहा। बना हमारी किस्मतों का मालिक बन चुका है। हम उसे बुगावत का कोई इरादा नहीं रखते। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम उसे दिल से पसंद न करते क्योंकि वो तुम जर्द रूहों की तख्लीक है। बहरसूरत से ताउन करते हुए और तुमसे ताउन करते हुए हमने फैसला किया है कि इन लोगों को तुम्हारे हवाले कर दें जो इस वक्त ज़ेवदास के जहाज में मौजूद थे जब तारिस पर हमला किया गया। खुद ज़ेवदास कहाँ है? ज़ेवदास शिकाया वापस जा चुका है। हकीम हाकू ने जवाब दिया। नामुमकिन, यह गलत है। बिल्कुल मुमकिन है, जरा भी गलत नहीं है। तुम जिस वक्त शिकाया वापस जाओ तो ज़ेवदास के बारे में मालूम कर सकते हो। अगर वो वहां ना हो तो तुम दोबारा वापस आकर हमसे इसका मुतालबा कर सकते हो। हकीम हाकू ने कहा। लेकिन ज़ेवदास का जहाज तो यहाँ मौजूद है। हाँ, ज़ेवदास अपना जहाज यहाँ छोड़ चुका है। वो दूसरे लोगों के साथ गया है। गालिबन वो इसका कोई काम होगा जिसके बारे में हमें कभी कोई इल्म नहीं है। ओह, लेकिन मैं इस अनोखे शख्स को चाहता हूँ जिसके बारे में सुना गया है कि वो बेहद ताकतवर है और इसका बदन सुनहरी धात की मानित चमकता है। इसके साथ एक लड़की भी थी जो बेहद खूबसूरत थी और इस लड़की ने हमारे सरदार तारिस को कत्ल किया था। खा वो दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा ज़ेवदास के वो 5 आदमी भी जो इस वक्त जहाज में मौजूद थे जब जहाज मांगा जजीरे पर पहुंचा था। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हाकू कि तुम जो कुछ कह रहे हो दुरुस्त कह रहे हो? मुमकिन है तुमने चंद लोगों को हमारे हवाले करने का इरादा किया हो
और बाकी लोगों को पोशीदा रखना चाहते हो? देखो दारिका, सकाई बस्ती के नौजवान पुरजोश हैं, लेकिन जोशीले नौजवानों के जोश को ठंडा करने में बुजुर्गों का तजब्बुर काम आया है। मैंने कोशिश की है कि नौजवानों को तुम्हारे मुकाबिल ना आने दूं, क्योंकि ये फेल बगावत के मुतरादिफ होगा और मैं नहीं चाहता कि सकाई के नौजवान शबाला के तीर का शिकार हों। चुनाचे मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं तुमसे फरेब करना चाहता तो इन लोगों को भी पोशीदा रख सकता था, लेकिन मैं खलूस दिल के साथ इन्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अगर इन्होंने शबाला से कोई गद्दारी की है तो इनका और शबाला का मामला है। ये लोग खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने पर तैयार नहीं थे। यहाँ इनके चंद हमायती भी मौजूद थे जो इनका साथ देना चाहते थे और इनका साथ देते हुए मेरी मुखालफत पर उतर आए थे, लेकिन मैंने नौजवानों को ठंडा किया। थोड़ा फायदा हासिल करने के लिए मैं इन लोगों को कुर्बान करने का फैसला कर चुका हूं। और प्रोफेसर में हकीम हाकू की चालाकी पर मुस्कुरा पड़ा। काफी अच्छा अंदाज था उसका, कोई भी शुबा नहीं कर सकता था उस पर। हकीम हाकू कुछ और भी कह रहा था, तो मैंने अपना ज़हन फिर उसकी तरफ लगा दिया। वो कह रहा था, बहर सूरत वो तुम्हारे कैदी हैं, तुम इन्हें ले जा सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो फिर अपने जराए से काम लेते हुए पूरी बस्ती खंगाल डालो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जिस तरह चाहो मालूमात हासिल कर लो कि क्या मेरी बात गलत है। अगर तो मेरी बात दुरुस्त साबित हो जाए तो ठीक है, वरना तुम जो चाहो करने के हकदार हो। अलबत्ता मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अगर इस तलाश के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो उसका जिम्मेदारी बस्ती पर नहीं होगी। दारी का पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाने लगा। जो काम आसानी से हो रहा था उसके लिए मुश्किलात में पड़ना क्या मानी रखता है। बिलाशुबा वो खतरनाक शख्स था, शबाला का परवरदा। वो चाहता था कि सकाई के लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन बहर सूरत है वह अहकामात से भी मजबूर था। और फिर यह बात भी थी कि अगर उसके आदमी सकाई के लोगों के मुकाबले पर आते तो इतना जरूर होता कि कुछ अफराद सकाई के कत्ल होते तो कुछ इसके भी कत्ल होते। और वो इस किस्म की कोई जंग नहीं चाहता था, वो इस जंग से जान बचाना चाह रहा था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद बोला, ठीक है बुजुर्ग शख्स, मैं तेरी बुजुर्गी का एहतराम करते हुए तेरी बात तस्लीम करता हूँ। ला वो लोग कहाँ हैं? इन्हें मेरे हवाले करते, कैदियों को लाया जाए। हकीम हाकू ने कहा और बेशक इसके 4 आदमी मैं और शुमाना दारिका के सामने पहुंच गए। दारिका ने इन लोगों पर एक निगाह डाली और एक बूढ़ा शख्स इसके सामने झुक गया। वो दारिका को हमारे बारे में बता रहा था। तब दारिका ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, यही वो शख्स है और उसकी साथी लड़की भी वही है। और तुम? इसने बेशक की तरफ देखा। इस वक्त तुम शायद इस जहाज के निगरान थे। और मैं हैरान रह गया कि इस शख्स को ये बातें कैसे मालूम। लेकिन फिर एक शख्स ने आगे निकल कर कहा, इस वक्त देवदास जहाज पर मौजूद था, मैंने खुद इन लोगों को देखा था। मेरी समझ में बात आ गई, वो बूढ़ा शख्स हम लोगों को पहचानता था। बहर सूरत हमें इससे कोई गर्ज न थी। हम तो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर चुके थे और अब आसानी से गिरफ्तार हो जाना चाहते थे। देखो, इन लोगों के पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। दारिका ने अपने आदमियों से कहा और वो चंद आदमी खबर नजदीक पहुंच गए। इन्होंने हमारे बदन टटोले। हमारे पास कुछ था ही नहीं जिस पर इन लोगों को एतराज होता। चुनाचे हमारे हाथों में रस्सियां डाल दी गई। मोटी रस्सियों से मेरे और शुबाना और दूसरे अफराद के हाथ बांध दिए गए। हाकू के चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के आसार थे। बेशक भी परेशान निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन बहर सूरत कुछ बोला नहीं। वो सब मेरी हदायत पर अमल कर रहे थे। तब हमें किश्तियों की तरफ ले जाया गया। दारिका हकीम हाकू की तरफ रुक करके बोला, ठीक है ए मुदब्बिर शख्स, तेरा फैसला नहायत मुनासिब है और मैं तेरी इस ताउन की इत्तला भी शबाला को दूंगा। मैं खुश हूँ। हाकू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ एक बात का अंदाजा कर रहा था और मुझे खुशी हुई यह देखकर कि हम सबको एक ही किश्ती में सवार किया गया और यकीनन ये किश्ती एक ही जहाज से लगने वाली थी। अगर वो हमें मुंतशिर कर देते और मुख्तलिफ जहाज़ों में मुंतकिल कर देते तो शायद मुझे अपने काम में बेहद दुश्वारी पेश आती। लेकिन इस वक्त खुशबख्ती ने साथ दिया था, सो हम सबको एक ही जहाज पर मुंतकिल कर दिया गया। रस्सियों की सीढ़ी जहाज से लगी और हम किश्तियों से जहाज में जाने लगे और थोड़ी देर के बाद हम कैदियों की हैसियत से जहाज में मौजूद थे। किश्तियां जहाज पर चढ़ाई जाने लगीं। गालिबन वो इसी वक्त वापस जाने का इरादा कर रहे थे। चुनांचे थोड़ी देर के बाद जहाजों ने लंगर उठा दिए और इनका रुख शिकाया की तरफ था। किनारे पर खड़े हकीम हाकू और दूसरे अशखास तासुफ की निगाहों से हमें देख रहे थे। हकीम हाकू की समझ में नहीं आया था कि अब मैं जबकि कैदी की हैसियत से उनके जहाज में पहुंच चुका हूं, क्या ऐसी तरकीब या अमल करूंगा जिससे बाजी पलट सके। यह बात इनके समझने की नहीं थी, लेकिन बहर सूरत में बगौर जहाज का जायजा ले रहा था। हम सबको एक बुलंद जगह पर ले जाकर बिठा दिया गया। बुलंद जगह इसलिए मुंतखब की गई थी कि हम पर निगाह रखी जा सके। वो हमारे साथ बुरा सलूक करना चाहते थे। अगर वो हमारे साथ अच्छा सलूक करने का इरादा रखते तो शायद हमें किसी सायादार जगह पर बिठाया जाता जहां हमें सूरज की तपश तकलीफ न पहुंचाती। लेकिन इनका ऐसा कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। बहर सूरज इससे क्या फर्क पड़ता था
उन्होंने अपनी दानिश्त में ये एक शदीद काम किया था, लेकिन मैंने महसूस किया कि यह सूरत हाल मेरे लिए काफी सूदमंद है। मैं इस बुलंद जगह बैठकर जहाज का पूरे तौर से जायजा ले सकता था। बेशक गर्दन लटकाए बैठा था और उसके साथी भी खामोश थे। इनके चेहरों से काफी अजीब से तासुरात थे। शुमाना अलबत्ता ठीक थी, वो किसी भी आने वाले वक्त से खौफजदा नहीं थी। वो कई बार मुस्कुरा चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में उसे सराहा और बोला, शुमाना क्या तुम खौफजदा नहीं हो? सबूता, शुमाना रूठे हुए अंदाज में बोली, जिस जगह तुम्हारा साया पड़ रहा हो वहां मैं खौफजदा हो सकती हूँ? ठीक है शुमाना, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और खामोश हो गया। शुमाना चंद साथ मेरे चेहरे पर देखती रही, इसके बाद मेरे हाथों की तरफ, फिर वो मेरी तरफ झुककर सरगोशी के से अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, मैं जानती हूँ सबूता, ये मोटी रस्सियां हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए शायद कुछ भी नहीं। और शुमाना खामोश रहो। सबूता, मैं क्यों खामोश रहूं? क्या मैं तेरी साथी नहीं हूं? तेरी राजदार नहीं हूं? तेरे राजों में शरीक नहीं हो सकती? जरूर हो सकती हूँ शुमाना, लेकिन इस वक्त मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या? वो मुझे बता। शुमाना जिद पर आमादा थी। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा। उसकी ये जिद बहरहाल मुझे बुरी नहीं लगी थी। उसके अंदाज में बड़ा भोलापन था। चुनाचे मैंने कहा, मैं अंदाजा लगाना चाहता हूँ शुमाना कि जहाज पर कितने अफराद मौजूद हैं। क्या तुम इस बारे में अंदाजा लगा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर बताओ। शुमाना भी खामोश निगाहों से मेरी तरह जहाज पर देखने लगी। जो अफराद काम कर रहे थे और जो लोग घूम फिर रहे थे, इससे अंदाजा होता था कि इनके अलावा और लोग मौजूद नहीं है। होते तो किसी न किसी तरह सामने आते। दारिका इस जहाज पर मौजूद नहीं था। इसका जहाज दूसरा था। वो अपनी किश्ती से दूसरे जहाज में चला गया था। बहरहाल ये भी हमारे लिए फायदेमंद बात थी कि वो सरदार था और यकीनी तौर पर दूर से लोगों को कंट्रोल करता था। बहरसूरत उसका यहाँ न होना ही बेहतर था, पर नज़ाहिर है हमारा वास्ता किसी समझदार आदमी से होता। मुमकिन है दारिका इस सिलसिले में जहानत से काम ले जाता और हमें इसमें मुश्किलात पेश आती। बहरहाल अब तक के जो कुछ हो रहा था बेहतर ही था। थोड़ी देर के बाद शुमाना ने अंदाजा लगाते हुए कहा, मेरा ख्याल है सबूता, इस जहाज पर तकरीबन 50 अफराद होंगे। ठीक है शुमाना, मेरा भी यही अंदाजा था। इस तरह गोया इन तमाम जहाज़ों पर, जिनकी तादाद 7 है, तकरीबन 350 अफराद हैं। हाँ, बहुत आसान सी बात है। हम बआसानी इन लोगों का खात्मा कर सकते हैं। किस तरह सबूता? तुम देखती रहो शुमाना, अभी हमें कुछ वक्त की जरूरत है। हाँ, इन लोगों को देखो किस तरह मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। इन्हें तो यही यकीन होगा कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं। मैंने बेशक और इसके साथियों को देखते हुए कहा, जो नहायत खामोश नजर आ रहे थे। गिरफ्तारी का एहसास बिलाशुबा बहुत अजियतनाक होता है। शुमाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? नहीं। क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि तुम मेरे साथ हो सबूता, और जिस जगह तुम हो वो कब्र भी हो, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। और शुमाना, मैं भी तुम पर इतना ही भरोसा और इतना ही एतमाद करता हूँ। यकीन कर, मुझे भी तेरी जात से इतनी ही मोहब्बत है। मुझे यकीन है सबूता, इसमें शक व शुबा की कोई बात नहीं है। शुमाना ने प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, फिर हम दोनों खामोश हो गए। शुमाना ने मुझे सोचने का पूरा मौका दिया था और मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि इन अफराद की क्या हैसियत है जो जहाज पर मौजूद थे। वो सब मुसल्ला थे, लेकिन जहाज पर आने के बाद और हमें कैदी बनाने के बाद शायद उन्होंने किसी भी जंग का ख्याल ज़हन से निकाल दिया था। इन्होंने अपने जिस्मों से हथियार खोल कर रख दिए थे और मैंने बखूबी जायजा लिया इस बात का कि हथियार कहाँ रखे गए हैं, और यह मेरा काम था। हम दिन की सख्तियां झीलते रहे और रात की सर्दी भी बर्दाश्त करते रहे। मेरे लिए तो प्रोफेसर ये बातें कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं तो आग में गुसल करने का भी आदी था और समंदर के ठंडे पानी में सोने का भी आती। लेकिन शुमाना और बाकी लोग परेशान हो रहे थे। बेशक गैर मामूली तौर पर खामोश था। गालिबन उसकी समझ में नहीं आया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसे जो हुक्म दिया गया था उसने आंखें बंद करके इस पर अमल कर लिया था। जाहिर वो फोमा का हुक्म था और बेशक इन लोगों में शामिल था जिन्हें फोमा की जिंदगी और मेरी कारकर्दगी के बारे में इतला मिल चुकी थी। सो वो मुझसे निराहत नहीं कर सकते थे। धूप पूरे जहाज पर फैली हुई थी। लोग आमतौर से सायादार जगहों पर मुंतकिल हो चुके थे। हमारे बारे में अभी तक कोई बात नहीं सोची गई थी। ना हमें पानी पिलाया गया था और ना हमें खाने के लिए पूछा गया था। मैं सूरत हाल से किसी कदर बेचैन था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग इस कदर कीना फितरत साबित हो सकते हैं कि हमारे आराम का ख्याल भी ना करेंगे। जाहिर है हम शबाला के कैदी थे, इनके नहीं। हमें सजा देने वाला शबाला था, ये लोग नहीं। लेकिन ये लोग हमारे साथ जो सलूक कर रहे थे ये तो किसी तौर जायज नहीं था। मुमकिन है शाम को ये हमारे बारे में सोचें। बहरसूरत दिन का अजियतनाक वक्त गुजारना बेहद मुश्किल हो गया, खासतौर से शुमाना। मैं शुमाना के बारे में सोच रहा था। वो बहरसूरत औरत थी, ठीक है ताकतवर थी, तवाना थी, लेकिन बहरसूरत औरत थी जिसका मुझे पूरा एहसास था। बेशक और उसके साथियों की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो साबिर और खामोश थे। दोपहर ढलने लगी। सूरज की तमाज़त अब किसी कदर कम हो गई थी। तब बेशक ने गहरी सांस ली और पुश्त से टिकने की कोशिश की।
मैंने मुस्कुराकर बेशक की तरफ देखा और बेशक के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। उसके होंठ खुश्क थे और शायद वो नकाहत महसूस कर रहा था। मैं आहिस्ता से खिसका और उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है बेशक, तुम मुर्दा नजर आ रही हो। सबूता, काश मैं तेरी मानिंद होता, बेशक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है? तेरे चेहरे की तरोताजगी देखकर अंदाजा होता है कि सूरज तुझ पर कतई असरअंदाज नहीं होता। हाँ, ये हकीकत है, मैं तरोताजा हूं। हालांकि तेरी साथी शुमाना मुरझा गई है। हाँ, मुझे शुमाना का बहुत अफसोस है। तूने इसे क्यों साथ लिया था सबूता? हम तन्हाई मुश्किलात झेलते तो बेहतर था, जबकि तूने दुलाबा को साथ नहीं लिया। हाँ बेशक, दुलाबा इन हालात में नहीं रह सकती थी। बहरसूरत खुद तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मेरा? बेशक ने अफसरदगी से कहा। हाँ क्यों, मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे तो जो हुक्म दिया गया था मैं इस पर आंखें बंद करके तैयार हो गया, और अगर मुझे इस तरह बैठे बैठे मौत भी आ जाए तब भी मुझे कोई अफसोस ना होगा, क्योंकि मैं फूमा के अहकामात की पाबंदी कर रहा हूँ। बेशक तू एक वफादार शख्स है बेशक। तेरा शुक्रिया सबूता, बेशक संजीदा लहजम बोला। लेकिन मैं तुझे हालात से लाइल नहीं रखूंगा। सुन, ये बात ना मैंने फूमा को बताई, ना हाकू को, और ना ही किसी तीसरे शख्स को। तो मेरा पहला राजदार है और इसके लिए मैंने तुझे अपना साथी चुना है कि मैं जानता हूं कि तू एक दलेर और जरी आदमी है। मैं एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करता हूं सबूता कि तूने मुझे इस काबिल समझा। बेशक ने जवाब दिया। हाँ बेशक तू इस काबिल है बेशक। तो सुन, हम एक दिन और एक रात का सफर करेंगे। ये रात गुजारने के बाद जब सुबह होगी तो मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा। मैंने असलिया खाना देख लिया है, हम सब इसकी तरफ जाएंगे, और ये काम हम इस वक्त करेंगे जब हमें यकीन होगा कि जहाज पर मौजूद तमाम लोग सो रहे हैं, और फिर हम गहरी नींद सोने वालों की नींद और गहरी कर देंगे, इतनी गहरी कि फिर वो कभी आंखें न खोल सकें। इसके बाद हम इस जहाज को वापस सकाई की तरफ ले जाएंगे। तूने गौर किया इस बात पर? क्या मैं इससे क्या फायदा होगा? ओह, मैं नहीं समझा। बेशक के चेहरे पर अचानक रौनक आ गई थी। बेशक अगर हम आज सुबह इनसे ये बात कह देते कि कैदियों को इनके हवाले नहीं किया जाएगा तो साहिल पर जंग शुरू हो जाती। क्या तुझे यकीन है कि सकाई के तजर्बाकार नौजवान इस जंग के लिए तैयार होते? हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि इनका मुकाबला करते, लेकिन एक दिन और एक रात सकाई के नौजवानों के लिए काफी है, और उसके बाद वो जंग करेंगे तो फिर भरपूर अंदाज में करेंगे। मैं इन लोगों को इसीलिए समंदर में दूर तक लेकर आया हूं, ये लोग वापसी का सफर करें, और इसके बाद जब ये वापस सकाई के साहिल पर पहुंचेंगे तो सकाई के जवान इन्हें जंग के लिए तैयार मिलेंगे। ओह सबूता, देवताओं की कसम सबूता, देवताओं की कसम, इससे उम्दा तरकीब, इससे शानदार जहानत और कोई ना हो सकती थी। और सबूता तू क्या है? तूने तो हम लोगों को लाफानी बना दिया है। तेरी जहानत तो ऐसे ऐसे गुल खिला रही है कि अकल हैरान रह जाती है। बेशक मेरी तजवीज से हैरान रह गया था। वो काफी देर मेरे गुन गाता रहा, लेकिन मुझे अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक न था। ये शौक तो सदियों से पूरा होता चला रहा था। मैं तो सिर्फ अमल चाहता था, और मेरी ख्वाहिश थी कि जैसा मैंने सोचा है इसी के मुताबिक काम हो। बेशक चंद साथ तक हैरान रहा। उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए थे। गालिबन गिरफ्तारी के एहसास और शिकाया पहुंचकर मिलने वाली सजा के एहसास ने उसे खौफजदा करके पुजमुर्दा कर दिया था। लेकिन अब जब उसने मेरी तजवीज सुनी तो उसे एहसास हो गया कि इसके साथ एक नाकाबिले तस्खीर ताकत शामिल है, और उसके बाद कोई दुश्वारी राह में हायल नहीं हो सकती थी। लेकिन यकीनी बात है कि इसके ज़हन में बहुत सारे सवालात उभर रहे होंगे। चुनाचे उसने कहा, लेकिन सबूता हम आज़ाद किस तरह होंगे? हाँ, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बेशक तुम देखोगे मैं किस आसानी से तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। हाँ सबूता, तेरा इल्म नाकाबिले फहम है, लेकिन मैं सख्त हैरान हूँ। अगर तू इजाज़त दे तो मैं अपने साथियों को भी इसके बारे में कुछ बता दूँ। दोपहर की धूप और इस वक्त की ठंडक ने इन्हें निढाल कर दिया है, लेकिन जैसा कि खुद मेरी कैफियत थी और जिसके बारे में मैं अंदाजा कर सकता हूँ, वो भी मेरी तरह इस मायूसी का शिकार होंगे कि अभी शबाला के सामने पेश होकर मौत की सजा भुगतनी होगी। तू शबाला को नहीं जानता सबूता। वो जरदरुओं के हाथों में खेलने वाला शख्स है, और वो वही कुछ करेगा जो जरदरू चाहेंगे, जबकि हमने इनके दोस्त और मददगार तारिस को कत्ल किया है। चुनाचे ये लोग भी इसी मायूसी का शिकार होंगे। अगर तू इजाजत दे तो मैंने इस मायूसी से निकाल लूं? बेशक ने पूछा। मुझे कोई एतराज नहीं है बेशक, लेकिन हम अपने काम इंतहाई होशियारी से करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के पुररौनक चेहरे देखकर जहाज वालों को कोई शुबा हो और वो हम पर अपनी निगरानी कड़ी कर दें। चुनाचे बेहतर यही होगा कि रात गुजरने दो, और जब रात का आखिरी पहर भी गुजर जाए तो तुम इन लोगों को सब कुछ बता देना। तब तक इन्हें सख्तियां झीलने दो। जो तेरा हुक्म सब होता मैं वही करूंगा जो तूने कहा है। बेशक ने कहा, और मैं खामोश हो गया। रात का आखिरी पहर भी गुजर चुका था। इन लोगों की जलील फितरत हमारे सामने थी। इन्होंने दिन भर हमें भूखा प्यासा रखा था, और रात को भी हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। चुनाचे इन लोगों के चेहरे भी भूख से निढाल थे। शुमाना भी निढाल हो चुकी थी। मैं अगर चाहता तो इनमें से किसी भी आदमी का खून तक निचोड़कर शुमाना के हवाले कर सकता था। इसका कोई शुमाना को खाने के लिए दे सकता था, लेकिन सिर्फ हालात की नज़ाकत जिसका मुझे पूरा पूरा एहसास था
और यही बात मैंने शुमाना से की थी। मैं महसूस कर रहा हूं शुमाना कि तुम निढाल होती जा रही हो। देखो सुबोता, ये फितरी अमर है। मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे निढाल तो होना ही है। वरना तुम यकीन करो, मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुतमईन और पुरसुकून हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अगर मुझे निढाल देख रहे हो तो ये सिर्फ बैरूनी असरात हैं। अलबत्ता इससे कतई नज़र मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो इंतहाई कारआमद बात है। और शुमाना, दरहकीकत तुम अपनी जगह बहुत बुलंद फितरत के मालिक हो। मैंने शुमाना से कहा, बस बस सबूता, रहने दो इन बातों को। जो कुछ भी हूँ तेरी गुलाम हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तेरी पसंदीदा शख्सियत हूँ। खास शुमाना, तुम वाकई मेरी पसंदीदा शख्सियत हो। मैंने जवाब दिया और शुमाना मुस्कुराने लगी। हमने महसूस किया था कि हमें गिरफ्तार करके लाने वाले काफी हद तक अब हमसे लापरवाह हो चुके हैं। यूं भी खाली एक ही जहाज की बात की जाती तो इनकी तादाद 50 थी और हम 5-6 आदमियों के लिए वो सब बहुत काफी थे। और हम कोई हरकत करने की कोशिश करते भी तो इसका नतीजा इनके ख्याल में मौत के अलावा कुछ न था। समंदर में कूदने की कोशिश की जाती तो जहाज इतनी दूर तक निकल आया था कि जिंदा साहिल तक पहुंचना मुमकिनात में से शामिल था। और अगर कोई और हरकत की जाती तो ये सब हमें बासानी कत्ल कर सकते थे। कम से कम इनके जहनों में यह ख्याल होगा और इसीलिए वो हमारी तरफ से मुतमईन हो गए थे। और इनका ये इत्मीनान खबरली बहरहाल फायदा बख्श था। मैंने कुछ लोगों को नींद में झूलते देखा, अलबत्ता बेशक बिल्कुल होशियार था। और मेरे साथी शुमाना भी इस तरह चाको चुबंद नजर आ रही थी जैसे रात गुजरने के साथ साथ उसके बदन की तवानाई भी बढ़ती चली जा रही हो। मैं खुश और मुतमईन था। हम में से कोई सोना भी नहीं चाहता था क्योंकि सोने से बहुत से नुकसानात हो सकते थे। हालांकि मैंने शुमाना और बेशक को यह पेशकश भी की कि अगर वो चाहें तो सो सकते हैं। मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि इन्हें मुकर्रर वक्त पर जगा दूंगा, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और शुमाना ने कहा था,